जी, अब हम लोगों ने कुछ डिस्कस करने मेजर हम जो एमसीक्यूज़ में आए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे एब्नॉर्मैलिटीज़ को। इसमें आप देखें सबसे पहले ये डाइजॉर्ज सिंड्रोम है। अच्छा, डाइजॉर्ज सिंड्रोम को विलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी कहते हैं और उसकी वजह आपको पता चल जाएगी अभी। अच्छा, इसमें ना माइक्रो डिलीशन होती है 22q11 पे, मतलब क्रोमोसोम नंबर 22 उसका जो लॉन्ग आर्म है ना उसमें पॉइंट नंबर 11 वहाँ पे माइक्रो डिलीशन होती है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। अब इसमें ना इस डिलीशन की वजह से 2 बड़े मसले आते हैं। एक मसला ये आता है कि जो न्यूरल क्रैश सेल्स की माइग्रेशन नहीं हो पाती सही से, और दूसरा मसला ये आता है कि जो थर्ड एंड फोर्थ फ्रेंजियल पाउच है ना वो सही से डेवलप नहीं कर पाता। अगर आपको वो याद हो तो जो क्रेनियल हेड होता है ना, हम लोग ये चीज़ एम्ब्रियो में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, तो जो क्रेनियल हेड होता है उसपे कुछ इस तरह के हमने ना देखे थे आर्चीज़ डेवलप होती हैं। आर्चीज़ डेवलप होती हैं। हम लोगों ने कहा था कि ये जो आर्च होते हैं अंदर, ये हेड का हमने क्रॉस सेक्शन लिया उसमें ये आर्चीज़ होती हैं इस तरह करके 5 आर्चीज़ होती हैं। और इनमें हमने कहा था कि अंदर की तरफ ग्रूव होता है, पाउच होता है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्लेफ्ट होता है। सही है, तो मैं कह रहा हूँ फ्रेंजियल पाउच की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरे पहला, दूसरा, तीसरा फ्रेंजियल पाउच और जो चौथा फ्रेंजियल पाउच है ना, इसने जो जो स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं वो सही से नहीं बना पाता इनकी। तो वो कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो जो थर्ड फ्रेंजियल पाउच है, ये भी एमसीक्यूज़ हैं, बाद में आएँगे एम्ब्रियो में। थर्ड फ्रेंजियल पाउच जो है वो बनाता है अपने पास थायरॉइड और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस थाइमस और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। और जो फोर्थ फ्रेंजियल पाउच है ये बनाता है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। सही है ना? तो बाद में फिर सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड ऊपर चला जाता है, थाइमस इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड नीचे चले जाते हैं। खैर, अब होता ये है कि ये दोनों नहीं बन पाते, थाइमस नहीं बन रहा और पैराथायरॉइड ग्लैंड्स नहीं बन रहे। अब जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स नहीं बनेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो इस बंदे को हाइपोकैल्सीमिया होता है जिसकी वजह से टेटनी वगैरह के फीचर्स आते हैं। एक बात, दूसरा जो है आपको थाइमस नहीं बन रहा। अब थाइमस आपको पता है कि स्कूल है टी सेल्स के मैच्योर होने का ना, जहाँ से टी सेल्स सीख के निकलते हैं। अब वो जब टी सेल्स डेफिशिएंट होंगे, एज अ रिजल्ट मल्टीपल इन्फेक्शंस होंगे इस पेशेंट को। सही है, 2 बातें होगी। ती एक मैंने और मसला बताया था कि न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेशन नहीं हो पाएगी। जो न्यूरल क्रैश सेल्स है ना, इन्होंने आके फेस की बोन्स का कुछ हिस्सा बनाना होता है और अपने पास हार्ट का कुछ हिस्सा बनाना होता है, ठीक है? तो अब वो मसले आएँगे जिसकी वजह से इनको कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज़ भी होंगी। इनको कार्डियक एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, इनको मेजरली मेरा ख्याल है इनको ट्रंकस आर्टरियोसस होता है और साथ में एब्नॉर्मल फेसिस होंगी, वही क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा उस वजह से। थाइमिक हाइपोप्लेजिया होगा, टी सेल्स डेफिशिएंट होंगे, हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो ये सारे फीचर्स होंगे। सही है, और वजह क्या होगी 22q11 माइक्रो डिलीशन होगी। ये हमारा कवर हो गया। अब मैंने आपको दिखानी है कुछ ट्राइसोमीज़। ट्राइसोमीज़ क्या होती है कि हमारे 46 होते हैं ना क्रोमोसोम्स, तो इनमें हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम। और उसकी वजह ये है, लाइक ट्राइसोमी 18 का मतलब है कि 18 क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे, ये 3 होंगे। इसी तरह ट्राइसोमी 13 का मतलब कि 13 नंबर जो क्रोमोसोम्स है ना वो 3 होंगे। और जो हमारे पास सबसे कॉमन है डाउन सिंड्रोम, इसमें 21 ट्राइसोमी होती है कि 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है ना वो 3 पड़े होंगे बंदे के अंदर। अब जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। मेंटल रिटार्डेशन, मोस्ट कॉमन काज जो है ना मेंटल रिटार्डेशन का, वो ये है। कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी यही है। ठीक है, ट्राइसोमी 21 है, मेंटल रिटार्डेशन होगी, लार्ज फोरहेड होगा, ब्रॉड नेजल ब्रिज होगी। ब्रॉड होगी, डिप्रेस्ड होगी। जो नेजल ब्रिज है ना ये ब्रॉड भी होगी, डिप्रेस्ड होगी। वाइड स्पेस्ड आईज होंगी, मतलब आंखों के दरमियान गैप ज्यादा होगा, दूर दूर होंगी। और एपिकेंथल फोल्ड्स होंगे। एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं कि यहाँ मिडिल साइड पे ना ऐसे ऊपर से आ रहे होते हैं, स्किन का हिस्सा आ रहा होता है कुछ, उसे कहते हैं एपिकेंथल फोल्ड्स। लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होगी, लो सेट एयर्स होंगे, ठीक है। सिमियन क्रीज होंगी, सिमियन क्रीज एक सिंगल क्रीज होगी, सिंगल पाल्मर क्रीज होगी। उसके अलावा ना इनकी जो टोज होती हैं, फर्स्ट टो और सेकंड टो के दरमियान डिफरेंस गैप भी ज्यादा होते हैं। और भी मतलब कई फीचर्स होते हैं, अंदर अंदर भी मसले होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी के बारे में सारे एमसीक्यूज आएंगे। हम इसी को सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे।
अच्छा, अब इसका डायग्नोसिस क्या करते हैं? अव्वल तो ये होता क्यों है? मोस्टली जो कॉमन है ना, ये ज़्यादा मैटरनल एज की वजह से है। 40 साल के बाद फीमेल कोई प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसमें 100 में से 1 बच्चे को रिस्क है डाउन सिंड्रोम का, 100 में से 1 बच्चे का, लाइक बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है? और इसमें ये है कि अपने पास हाँ, वो हम करते क्या हैं, अगर हम लोग ना स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ, कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, तो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम लोग ना स्क्रीन कर लेते हैं उन पेशेंट्स को जो हाई रिस्क पे हों डाउन सिंड्रोम, जिनके बच्चों को ना अनोमलीज होने का ज़्यादा रिस्क हो। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग होती है उसमें हम लोग 3 टेस्ट करवाते हैं, एक बीटा ईसीजी करवाते हैं, एक हम लोग पैप ए, पी ए डबल पी ए, ठीक है, वो करवाते हैं, और तीसरा हम करवाते हैं उसमें नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड करके। तो ये सारे टेस्ट मदर के ब्लड से हो जाते हैं। आप बस मदर का सैंपल लेते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और उसमें आप ये चेक कर लेते हो कि बीटा एचसीजी कितना है, पैप ए कितना है, और ये अपना दूसरा था, और फिर अल्ट्रासाउंड करके ट्रंकल नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी चेक कर लेते हो। तो इसका एक खास क्राइटेरिया है, उससे आप डिसाइड करते हो कि ये रिस्क पे हैं कि नहीं। इसी तरह फिर सेकंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग होती है, वो उसने यहाँ लिखी हुई है। सेकंड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग पहले होती थी, उसमें ना हम लोग 3 चीज़ें चेक करते थे, बीटा एचसीजी, अल्फा फेटोप्रोटीन और एस्ट्रायोल, और फिर उसको ना क्वाड्रिपल स्क्रीन का नाम भी दे दिया गया, जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। अब उसमें एक टेस्ट और ऐड कर दिया हमने, उसमें अब हम लोगों ने इनहिबिन भी ऐड कर दिया। तो 4 चीज़ें होगी, कौन-कौन सी? बीटा एचसीजी, अल्फा फेटोप्रोटीन, इनहिबिन और एस्ट्रायोल। अब इनमें से ना 2 ज़्यादा हो और 2 का कम होना, ये डाउन सिंड्रोम के फीचर्स को बताएंगी। बीटा एचसीजी का ज़्यादा होना और इनहिबिन का भी ज़्यादा होना, ये ज़्यादा होना, और अल्फा फेटोप्रोटीन और जो था अपने पास एस्ट्रायोल, इनका कम होना। सही है? तो ये अपने याद रख लेना है। देखो, वैसे ही जस्ट टू रिमेंबर बता रहा हूँ, देखो इनहिबिन, इनहिबिन के नाम ही है यार, उसको इनहिबिन होना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हो गया, तो ये एक मसला हो गया। इस तरह याद रख लें। बीटा एचसीजी एक हद तक ठीक है ज़्यादा हो, लेकिन जब एक ज़्यादा मिकदार में चला जाए तो आपको पता है मदर को कितने इश्यूज होते हैं ना बीटा एचसीजी से। ये जो मतलब ज़्यादा उल्टियाँ होना, ये भी इस वजह से होती है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा अल्फा फिटोप्रोटीन, इसकी कमी और एस्ट्रायोल की कमी, बाकी 2 की कमी आपने याद रखनी है। तो ये क्वाड्रुपल स्क्रीन है। अच्छा, आगे मैं आपको बताऊँ तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 होती है। इसमें इसने इसी निमोनिक बताया, ये तो आपको वैसे ही याद है 21 वाला। एडवर्ड सिंड्रोम में इसने 18 के, मतलब इलेक्शंस जो है ना, वो आप 18 साल के बाद वोट दे सकते हो, तो इलेक्शन एज 18 है। और पेटाउ सिंड्रोम, जो आप प्यूबर्टी एज कितनी है, 13, तो पेटाउ सिंड्रोम 13। ये हो जाएगा हमारा याद, बस इनको याद कर लें इसके लिए ना। आगे देखते हैं। 40 साल की औरत है और उसको ना इंक्रीज रिस्क किसका है, डाउन सिंड्रोम होने का उसके बच्चे में। डाउन सिंड्रोम 40 साल की औरत फीमेल्स में कितना है, 1 इन 100। अच्छा, हाइपर टेलोरिज्म ये वही है कि 2 ऑर्गन्स के दरमियान गैप ज्यादा होना, जिस तरह आंखों के दरमियान ना गैप ज्यादा होना, मैं आपको बताया, वो उसको कहते हैं। साथ में ओब्लिक पैल्पेब्रल फिशर, ये जो फिशर है ना बीच में अपना, ये जो पलकें जहाँ आती हैं, ये पैल्पेब्रल फिशर है। ओब्लिक होता है, स्लांटिंग ऐसे होगा, मतलब ए, मतलब ए, ऐसे आंखें होंगी इनकी, ठीक है, ऊपर को साइड से ऊपर को होंगी, ऐसे होंगी। ऑब्लिक पैल्पेब्रल फिशर ट्राइसोमी 21, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज सिमियन क्रीज 21, डाउन सिंड्रोम 21, शॉर्ट स्टेचर प्रोट्रूडेड टंग, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, अपर स्लांटिंग एपिकेंथल फोल्ड्स, अपर स्लांटिंग आईज और एपिकेंथल फोल्ड्स, तो ये क्या आ जाएगा, ट्राइसोमी 21। मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोटोनिया, हाइपरमोबिलिटी, प्रोट्रूडेड टंग, अम्बिलिकल हर्निया, ये सारे 21 के फीचर्स हैं। अच्छा, अपवर्ड स्लांटिंग ऑफ लेटरल एपिकेंथस, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे ना हाइपोथायरॉयडिज्म में भी कुछ इस तरह के फीचर्स आते हैं कि हाइपोटोनिया होता है, अम्बिलिकल हर्निया होता है, प्रोट्रूडेड टंग होती है, ठीक है। तो लेकिन लेटरल एपिकेंथस ये फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी साथ आ गया, तो उसकी वजह से अपवर्ड स्लांटिंग ऑफ लेटरल एपिकेंथस। हाँ, अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाए सेल्स में, तो इंस्टेड ऑफ हैप्लॉइड नंबर, मतलब म्योसिस होती है ना, म्योसिस में यूं ही होता है कि दोनों हर जगह, हर सेल जो 4 सेल्स बनते हैं एट द एंड, सबके पास हैप्लॉइड्स आते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा चला जाए किसी के पास, एक के पास 0 गया और एक के पास 2 चले गए, डिप्लॉइड ही चला गया। अब इसकी वजह से जब ये वाला जो स्पर्म है, तो ये जाके करेगा, तो ट्राइसोमी होगी। या ये अगर ये वाला एग जो भी है,
अच्छा, फिर अपने पास आ गया कि एंटीनेटल चेकअप में हम लोग एमिनोसेंटेसिस करते हैं, उसमें लो अल्फा फीटोप्रोटीन डाउन सिंड्रोम, मेंटल रिटार्डेशन, लो सेट एयर्स, एपिकेंथल फोल्ड्स, सब कुछ आ गया डाउन सिंड्रोम, सिंगल पाल्मर क्रीज डाउन सिंड्रोम, रेटिनल डिस्प्लेसिया, ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स, इसको हाईलाइट कर लें, रटा मारने वाली बात है। ये भी फीचर्स होते हैं ट्राइसोमी 13 में। ये आ गया ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है, ओल्ड है, अच्छा 37 ईयर ओल्ड है, सॉरी, और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पुअर है उसकी, अल्फा फीटोप्रोटीन कम है, तो डाउन सिंड्रोम। एंटीनेटल चेकअप पे आया है, कंजेनिटल अनोमली के लिए हिस्ट्री है, और डॉक्टर ने कहा कि कंजेनिटल अनोमली हो सकती है, अल्फा फीटोप्रोटीन कम है, तो डाउन सिंड्रोम सही है। मेंटल रिटार्डेशन का मोस्ट कॉमन काज डाउन सिंड्रोम, ग्रेविडा 4 है और पहले भी डाउन सिंड्रोम हो चुका है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एज ज़्यादा ही है। और अब 12 वीक्स प्रेग्नेंट हैं, एंशियस है फ्यूचर के लिए, तो क्या करेंगे आप? अब 12 वीक्स है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग करवाएंगे। वो कौन सी है? उसमें मल्टीपल टेस्ट करवाएंगे, जिसमें बीटा एचसीजी, पैप ए और निकल ट्रांसलूसेंसी होगी। अगर वही एज हमें बता देता है सेकंड वीक वाली, तो सॉरी सेकंड ट्राइमेस्टर वाली, तब फिर हम लोग अपना वो स्क्रीनिंग करवाते हैं, क्वाड्रुपल स्क्रीन का टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, फीमेल पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है, फीटल एब्नॉर्मलिटीज हैं, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन कम है, तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, विलस सैंपलिंग। अच्छा, अब हम लोगों ने ना ये जो हमने दो टेस्ट आपको मैंने बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के और सेकंड ट्राइमेस्टर के, ये होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, इनका नाम भी है ना स्क्रीनिंग। तो एक होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए, फिर जिन जिन में पॉजिटिव आएंगे उनमें कंफर्म करने के लिए आप दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है अपने पास ये विलस क्रोनिक विलस सैंपलिंग, ये आप बहुत जल्दी कर सकते हो, आप तकरीबन 10वें हफ्ते में जाके कर सकते हो, ठीक है। और एक होती है अपने पास एमनियोसेंटेसिस, वो तकरीबन 15वें हफ्ते में जाके करते हो। तो उससे हम लोग ना कंफर्म करके बता सकते हैं कैरियोटाइपिंग करके कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है, या कोई और मसला है कि नहीं। तो उसने वही पूछा कि विलस सैंपलिंग जो हम करते हैं वो उसमें क्या देखना चाहते हैं, साइटोजेनिक एब्नॉर्मेलिटी को देखते हैं, सेल्स के अंदर सारी कैरियोटाइपिंग करते हैं। और मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी डाउन सिंड्रोम है। मियोसिस में अगर एक सेल एक्स्ट्रा कुछ क्रोमोसोम ले जाए तो क्या होगा, ट्राइसोमी हो जाएगी। अल्जाइमर्स डिजीज के साथ भी इसकी एसोसिएशन है। और मेंटल रिटार्डेशन तो आपको मैंने बताया कि होती है। कैल्शियम लेवल कम है, टेटनी हो रही है, मरमर भी सुनाई दे रहा है, साथ में न्यूमोसिस्टिक कार्नी, एस्परजिलस, herpes सिम्प्लेक्स, मल्टीपल इन्फेक्शंस हो चुके हैं, डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है। मदर है, अल्कोहल कंजप्शन करती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो बच्चे को माइक्रोसेफेली हो जाएगी, बच्चे का दिमाग छोटा हो जाएगा, ठीक है। मदर का फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में शराब पीना, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, माइक्रोकेफेली करवाता है बच्चे में, सही है। आगे इजी सीन है।